खास खबर देख रहे हैं आप और सबसे बड़ा सवाल कि मौत का सच है क्या। निशांक राठौर की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में है। बीटेक का छात्र निशांक राठौर जिस स्कूटी से रेलवे ट्रैक तक पहुंचा, उस स्कूटी की चाबी गायब है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। निशांक अपना टू व्हीलर को हाईवे पर लॉक कर रेलवे ट्रैक पर पहुंचा था, यह थियरी है। पुलिस निशांक का शव मिलने के बाद स्कूटी का ताला तोड़कर उसे थाने लेकर आई है। पुलिस को घटना स्थल से स्कूटी की चाबी बरामद नहीं हुई। स्कूटी निशांक के नाम पर रजिस्टर नहीं है। दोस्तों ने बताया कि वो किराए से स्कूटी लेकर आया था। बड़ा सवाल ये कि अगर निशांक ने खुदकुशी की तो फिर वो अपनी गाड़ी लॉक करके सड़क पर छोड़कर क्यों गया। न्यूज़ 18 की टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर इस पूरे मामले की पड़ताल की। भोपाल के पास बड़खेड़ा पुलिस स्टेशन पर ये स्कूटी खड़ी हुई है। ये स्कूटर जो है यही स्कूटर है जिसको लेकर निशांक राठौर रेलवे ट्रैक पर पहुंचा था। सड़क पर ये गाड़ी खड़ी की गई। इसके बाद इस गाड़ी को लेकर गाड़ी को सड़क पर छोड़कर निशांक रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और वहां उसकी लाश मिली। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है इस बात का कि ये गाड़ी जब पुलिस को मिली तो लॉक थी। इसकी चाबी की पुलिस तलाश कर रही है और इस समय यहाँ पर थाने में तैनात एएसआई हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये कहाँ है इसकी चाबी? इसकी चाबी तलाश कर रहे हैं और मौके पर प्राप्त नहीं हुई थी उस समय, और अभी ही देखा जा रहा है, तलाश जारी है इसकी चाबी। तो मतलब आपको गाड़ी किस हालत में मिली? हमें लॉक थी ये गाड़ी, हैंडल लॉक था इसका। तो वैसे इस गाड़ी का जो नंबर है, ये गाड़ी तो निशांक के नाम पर रजिस्टर नहीं है? नहीं, ये इनके दोस्तों ने बताया कि कहीं किराए से लेके आया हुआ था ये, और वही चलाता था किराए से लेकर। उनके दोस्तों से पूछने पर यह बात हमें भी ज्ञात हुई है। मृतक की गाड़ी नहीं है। मृतक की गाड़ी नहीं है, लेकिन क्या मतलब क्या सोच है कि सड़क पर एक लड़का है जो कि ट्रैक की तरफ जा रहा है, जिसकी जो शुरुआती जांच कह रही है कि आत्महत्या हुई है, लेकिन गाड़ी को लॉक करना और चाबी का ना मिलना, सवाल कुछ खड़े होते हैं। ये तो जांच का विषय है, जांच जारी है, अभी विवेचना वरिष्ठ स्तर पर इसकी विवेचना की जा रही है और मेरे से अच्छा वरिष्ठ अधिकारी बता सकते हैं। ये देखिए, एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है इस स्कूटर को लेकर, इस स्कूटी को लेकर कि इसकी चाबी नहीं थी, पुलिस को ताला तोड़ना पड़ा और उसके बाद पुलिस इस गाड़ी को लेकर, जो कि किराए की बताई जा रही है, इस गाड़ी को लेकर फिर थाने में इस वक्त यहाँ पर खड़ी है। लेकिन एक सवाल पुलिस के सामने है कि आखिर इस स्कूटी की चाबी, निशांक राठौर की स्कूटी की चाबी कहाँ गई? मनोज शर्मा, बड़खेड़ा पुलिस स्टेशन, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। एसआईटी की जांच में एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर निशांक राठौर पेट्रोल डलवाने के बाद अपने घर क्यों नहीं पहुंचा, अपने गांव क्यों नहीं पहुंचा। यही वो पेट्रोल पंप है भोपाल के पास बड़खेड़ा में, और ये जो पेट्रोल पंप है निशांक राठौर की, जहां पर लाश मिली है रेलवे ट्रैक पर, ये साथ ही साथ रेलवे ट्रैक से लगा हुआ ये पेट्रोल पंप हाईवे पर है, और जो लाश मिली है उससे इसकी दूरी तकरीबन 6 किलोमीटर है। और जो नंदवंशी हैं, इन्होंने यहाँ पर आपने पेट्रोल डाला था। कितने बजे आए थे वो? आए थे 5:09 पे। फोन पे करा उनने, 400 का पेट्रोल डलाया और निकल गए। ये फोन पे देखिए, यहाँ पर फोन पे से यहाँ पर फोन पे किया निशांक ने, इसके बाद 400 रुपये का पेट्रोल डलवाया। तो कुछ ऐसी अलग बात आपको दिखी थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखा, ऐसा कुछ नहीं दिखा। बस आए हैं, डलवाए हैं और निकल गए। और उसके अलावा जैसे आपको उनको देख के ऐसा लग रहा होगा कि मतलब चूंकि वो तो मतलब आपको क्या महसूस हुआ कुछ अलग? नहीं, हमने उस साइड देखा ही नहीं था। बस 500-400 का पेट्रोल डाला और पब्लिक बहुत ही भीड़ लगी थी, उनमें डालने लगे दूसरी गाड़ी में। बस। तो ये 400 रुपये का पेट्रोल यहाँ से डलवाया गया। ये पेट्रोल पंप है जो कि घटना स्थल से जहाँ पर शव मिला रेलवे ट्रैक पर, उससे 600 किलोमीटर की 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा ये होता है कि 400 रुपये का जो पेट्रोल डलवाया निशांक ने, उसके पीछे एक वजह हो सकती है कि इतना पेट्रोल अगर स्कूटी में डलाया जा रहा है तो शायद निशांक अपने गृह गांव जो है सिवनी मालवा, वहाँ जाना चाहता हो, लेकिन नहीं, वो यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर आगे चला, सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी की, उसे लॉक किया और उसके बाद ट्रैक पर जाकर पहुंचा और ट्रैक पर उसकी लाश मिली। उसके बाद एक मैसेज आया उसके पिता को, जिसके बाद सारे सवाल खड़े हुए और एसआईटी की जांच सरकार को बिठानी पड़ी। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। भोपाल से होशंगाबाद के बीच
बरखेड़ा रेलवे स्टेशन पर। यही वो रेलवे का ट्रैक है जहां बीटेक छात्र निशांक राठौर की लाश मिली थी। 6:05 पर इस ट्रैक से जीटी एक्सप्रेस निकली थी और 6:13 पर साईनगर शिरडी एक्सप्रेस। और साईनगर शिरडी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने ही स्टेशन मास्टर को, बरखेड़ा स्टेशन के स्टेशन मास्टर को यह सूचना दी थी कि ट्रैक पर एक शव मिला है, एक ट्रेन की कटिंग हुई है, ट्रेन से कटिंग हुई है। और उसके बाद ही ये पता चला कि निशांक की मौत हुई है। किन हालात में, ये जांच हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 6 बजे तक निशांक राठौर जिंदा था और उसके पहले अपने पिता को मैसेज कर रहा था। धार्मिक आधार पर धमकाने वाला मैसेज भी उसमें पहुंचा। इसके अलावा उसने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट शेयर किया। भोपाल से होशंगाबाद के बीच रेलवे का ये ट्रैक वही ट्रैक है जिस पर निशांक की लाश मिली थी। शव मिला था कटा हुआ पूरी तरह से ट्रेन में कटने की वजह से, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया कि मौत की वजह ट्रेन से कटना है। तो जो की मैन है यहाँ पर, जो कि लगातार ट्रैक को देखते रहते हैं, भरत लाल, आप रविवार के दिन की घटना थी? हाँ, रविवार के दिन की घटना थी। हम तो सुबह 6 बजे आते हैं। तो फिर कब तक आप ये ट्रैक देख के गए थे? हम 10 बजे तक देखते हैं। उसके बाद ये आपको ये वाली बात कब पता चली कि इस ट्रैक पे किसी ने नहीं, खुदकुशी हमें कर ली? पता नहीं चला। अगले दिन पता चली है? हाँ, अगले दिन पता चला सुबह 6 बजे। अच्छा, तो उस समय कौन सी गाड़ी निकलती है? उस टाइम पुष्पक वगैरह निकलती है। जीटी भी आती है? हाँ, जीटी पुष्पक। और जो साई एक्सप्रेस शानी भोपाल तो हबीबगंज तक चलती हो। तो मतलब जब आप ट्रैक देख रहे थे तो उस समय आपको अगले दिन जाके उस ट्रैक पे कहीं इस बार दिखा है, सबूत दिखे कुछ की कुछ ब्लड खून? नहीं, हमें तो नहीं दिखे। जैसे पुलिस वाले वगैरह थे वो रिकवरी कर रहे थे वहाँ पर। और इधर मानसून सत्र का आज आखिरी दिन। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप पत्र पटल पर रखा है। स्पीकर महंत की सभी सदस्यों से अपील उन्होंने की है कि भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें और उसी में रहकर अपने विचार रखें। चर्चा की शुरुआत बृजमोहन अग्रवाल ने की। मानसून सत्र का आखिरी दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का, और हंगामा ही हंगामा नजर आ रहा है। सदन में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का मामला उठा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिए। सरकार के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट था, नारेबाजी की और वॉकआउट कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र को आत्मसात किया गया और आत्मसात करने के बाद में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो विभाग है इसमें लोक निर्माण, सिंचाई, सफाई कर्मी, मनरेगा कर्मी, विद्या मितान, अतिथि शिक्षक, होमगार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, वन कर्मी, पीएचसी कर्मी, ऐसे अनेक विभाग के हैं और ये सबको राजसात किया गया है। रेगुलर करने की बात आई है तो अभी तक अभिमत नहीं आना, ये भी एक सरकार की नीयत स्पष्ट दिख रही है कि सरकार की नीयत क्या है कि 2000 के बाद में अभी तक अभिमत नहीं आए। ये निर्णय लिया गया है कि किन किन विभागों में, निगम मंडलों में कितने कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। कुछ विभागों की जानकारी आ गई है अध्यक्ष महोदय, कुछ विभागों की जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि इसे विधि विभाग से अभिमत ले लिया जाए और विधि विभाग के अभिमत के बाद ही इसमें फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यायालयीन प्रकरण भी हैं और उन सबको देखते हुए कोई फैसला लेना पड़ेगा। समय सीमा बताना तो संभव नहीं है अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये है कि हम अतिशीघ्र की कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। और बैठक हुई है और सभी विभागों को पत्र लिख दिया गया है, जानकारी आएगी और घोषणा पत्र की बड़ी चिंता है। निश्चित रूप से आप खुद भी देख रहे हैं कि 1 साल चुनाव में निकला, 2 साल कोरोना में निकला, तो वो कोरोना के खिलाफ ही लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। अब समय मिला है, निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने जो कहा है उसे करने की हम कोशिश करेंगे। तो लगातार हंगामा, और देवव्रत आपको नजर आ रहे होंगे, देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, सदन में अपनी ताकत दिखाने का आखिरी दिन, यही वजह है कि हंगामा तो होना ही है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, ताकत दिखाने का आखिरी दिन और आज ही के दिन अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा चल रही है। और जिस तरह का हंगामा यहां पर देखा गया, क्योंकि प्रश्नकाल चल रहा था और उस दौरान
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला आया, और वो भी तब जब प्रदेश भर के जो सरकारी कर्मचारी है वो डीए की मांग को लेकर के हड़ताल पर है 5 दिनों की, और जो अनियमित कर्मचारी हैं और संविदा कर्मचारी हैं वो अपने नियमितीकरण को लेकर के हड़ताल पर हैं। और सत्र का समय ही ऐसा होता है जब तमाम कर्मचारी संगठन भी एक कोशिश में रहते हैं कि सरकार तक उनकी मांगे पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश करते हैं, और उसी की गूंज यहां पर सुनाई देती है सदन में। और आज भी जिस तरह से दैनिक वेतन भोगियों का जब मामला उठा तब नियमितीकरण का वादा जो है वो एक बार विपक्ष ने फिर से सरकार को याद दिलाया कि भाई आपने तो अपने घोषणा पत्र में ये वायदा किया था कि तमाम कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन सरकार के कार्यकाल को 3.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, और ऐसी स्थिति में अब तक क्या वजह रही कि कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाया। सरकार की तरफ से दलील आती है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अभिमत जो है वो विधि विभाग से मांगा गया है, इसके लिए बाकायदा महाधिवक्ता को पत्र लिखा गया है, और अब अभिमत प्राप्त होने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि विभिन्न विभागों से भी जानकारी मांगी जा रही है, और जो अब तक नियमितीकरण में लेट लतीफी हुई है उस पर कोरोना काल का भी हवाला दिया गया कि कोविड की वजह से कई सारे कामकाज रुक गए और इसलिए कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाया। हालांकि विपक्ष को अब भी संदेह है कि क्या ये सरकार अपने इस कार्यकाल में दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करा पाएगी या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया 2006 का, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने यह दावा किया है कि अभिमत भी आएगा और कर्मचारियों का नियमितीकरण भी होगा। हालांकि जब ये चर्चा चलती रही इस दौरान खूब शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, और हंगामे की वजह से सदन जो है वो 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। उसके बाद जब 10 मिनट बाद फिर से सदन शुरू होता है, सदन की कार्रवाई शुरू होती है, तब फिर से यही मसला उठता है, नेता प्रतिपक्ष उठाते हैं, और उसके बाद जिस तरह से जवाब से असंतुष्ट विपक्ष वॉकआउट कर देता है। अब बारी आती है अविश्वास प्रस्ताव की। 151 बिंदुओं पर सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। ये बात भली भांति विपक्ष को भी मालूम है कि उनके अविश्वास प्रस्ताव का क्या हाल होगा, क्योंकि संख्या बल में विपक्ष जो है वो कम है, बीजेपी के विधायक कम है। हालांकि जेसीसीजे का भी सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन बावजूद इसके सरकार को डिगा पाना मुश्किल है। लेकिन एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश है कि भाई जन घोषणा पत्र में जो आपने वादे किए हैं वो पूरे कीजिए, और जनता तक ये मैसेज देने की कोशिश कि कौन कौन से वादे जो अब तक सरकार के पूरे नहीं हुए हैं उस पर ध्यान आकर्षित किया जाए। और इसके अलावा प्रदेश की जो व्यवस्था है और कई कानून व्यवस्था के मामले हैं उस पर भी ध्यान दिलाया जाए। फिलहाल चर्चा चल रही है और इस पर भी लगातार हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। भोपाल का रुख कर रहे हैं बड़ी खबर। फेस्टिव सीजन में मांस बिक्री पर सख्ती लगाई गई है। 6 दिन दुकानें खुली तो कार्रवाई होगी, यानी 6 दिन राजधानी में मांस नहीं बिकेगा। 15 अगस्त से 11 सितंबर के बीच दुकानें बंद रहेंगी। नगर निगम ने आदेश जारी कर दिए हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को जन्माष्टमी, पर्युषण पर्व, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, इन दिनों में मांस की बिक्री नहीं होगी। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे, और नगर निगम ने आदेश जारी कर दिया। अनुराग आपको नजर आ रहे होंगे। अनुराग, फेस्टिव सीजन में नो मांस नो नॉनवेज। बिल्कुल, देखिए 15 अगस्त से जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद से फेस्टिव सीजन एक तरीके से शुरू हो जाएगा। गणेश चतुर्थी होगी, जन्माष्टमी होगी, अनंत चतुर्दशी आएगी और पर्युषण पर्व भी मनाया जाएगा। तो नगर निगम ने जो सर्कुलर जारी किया उसके तहत इन दिनों में किसी भी तरीके से मांस की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगी, यानी कि नगर निगम सीमा के अंदर जो है मांस की बिक्री नहीं हो सकेगी। और इसके पीछे मंशा यही है कि जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द के साथ ये पर्व मनाए जाते हैं उसमें जो विचार हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सके, और यही एक वजह है कि नगर निगम ने इस बार 6 दिन, कुल 6 दिन अभी तय किए हैं, जिसके तहत इन 6 दिनों में जो चिन्हित 6 दिन हैं उनमें मांस की बिक्री भोपाल नगर निगम सीमा के अंदर नहीं होगी। जी ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और कोरोना की चौथी लहर देश और दुनिया में दस्तक दे रही है। लोग अभी इस समस्या से निपट भी नहीं पाए कि मंकी पॉक्स को लेकर
खतरा बढ़ते जा रहा है। कोरोना के बीच देश पर मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ने लगा है। केरल और दिल्ली के बाद मंकी पॉक्स के दूसरे राज्यों में भी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। खुद WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर इमरजेंसी घोषित कर दी है। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों की जहां निगरानी की जा रही है, वहीं डॉक्टरों के मुताबिक मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का है, यानी संक्रमित होने के 21 दिन बाद भी लक्षण सामने आ सकते हैं। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है। केरल के बाद हाल ही में दिल्ली में मंकी पॉक्स का मामला मिला था। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और उसे LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि जिस किसी में मंकी पॉक्स के कोई लक्षण हो, उसे छिपाए नहीं बल्कि बताएं, तभी उसका सही वक्त पर इलाज हो सकेगा। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स मानव चेचक के समान दुर्लभ वायरल संक्रमण है और ये पहली बार 1958 में शोध के लिए रखे बंदरों में पाया गया था और मंकी पॉक्स से संक्रमण का पहला मामला 1970 में दर्ज किया गया था। मंकी पॉक्स को लेकर भले ही रफ्तार धीमी हो, लेकिन भारत में 4 केसेस पाए गए हैं। 1 केस दिल्ली में पाया गया है। लगातार लोगों में कहीं न कहीं डर का माहौल है। लोगों को लग रहा है कि मंकी पॉक्स भी कहीं कोरोना की तरह ही तो रफ्तार नहीं पकड़ेगा। मंकी पॉक्स के क्या लक्षण है, कैसे इसकी टेस्टिंग की जाती है, आज न्यूज 18 की टीम एक लेबोरेटरी में पहुंची है जो आपको बताएगी कि मंकी पॉक्स की किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है। आपको अगर कुछ भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें क्योंकि इसमें उसी तरह के वायरल फीवर वाले लक्षण ही होंगे जो और अन्य वायरल बीमारियों के अंदर होते हैं, जिसके अंदर की हम हमेशा बात करते हैं कि बुखार होना, सरदर्द होना, बॉडी एक होना, मसल पेन होना, कमर में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। और इसके साथ साथ जो एक इसका मेन लक्षण है, बॉडी के ऊपर रैशेज आ जाते हैं। अगर इस तरह के आपको कोई भी लक्षण दिखे, रैशेज आपको दिख रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और वो सरकारी अस्पताल के थ्रू ये आपको अभी जांच कराएंगे। प्राइवेट में फिलहाल अभी ये जांच उपलब्ध नहीं है। रही बात कि ये टेस्ट होता कैसे है, देखिए कोविड के अंदर जब हम बात करते थे तो कोविड में आपने देखा होगा कि हम इस तरह की जो स्टिक्स होती थी, स्वैब स्टिक्स, उनके जरिए हम सैंपल लिया करते थे और सैंपल वही होता था, हम नेजोफेरिंजियल नोज से और माउथ से सैंपल लिया करते थे। इसमें भी नोज एंड माउथ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड टेस्ट भी हो सकता है, ब्लड के जरिए भी जांचा जा सकता है, यूरिन के जरिए भी जांचा जा सकता है। केरल और दिल्ली से मिले मंकी पॉक्स के मरीजों की वजह से जहां स्वास्थ्य अमला अलर्ट पर है और लोग डरे हुए हैं, वहीं बुधवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और भिलाई में मिले मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज ने प्रदेश में कोरोना के बीच नए खौफ और खतरे को जन्म दे दिया है। रायपुर में मिला संदिग्ध मरीज जहां 13 साल का बच्चा है, इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं दुर्ग में जिस मरीज में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं, वो कुछ दिन पहले ही खाड़ी देश से लौटा है। ऐसे में जिला प्रशासन और राज्य सरकार लोगों से लगातार ये अपील कर रही है कि वो मास्क भी लगाएं और कोई स्वाभाविक लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल आकर अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बीमारी है, ठीक उसी तरह मंकी पॉक्स भी संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या है इस बीमारी के लक्षण और कैसे इससे अपना बचाव कर सकते हैं। मंकी पॉक्स के लक्षण: बुखार और सुस्ती, लिम्फ नोड्स की सूजन, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी, चेहरे और हाथ पांव में लाल चकत्ते, इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 13 दिनों का, चेहरे और मुंह के अंदर छाले होना। मंकी पॉक्स से बचाव कैसे करें? लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें। स्किन पर लाल चकत्ते देख सतर्क हो जाएं। दूसरों के संपर्क में आने से बचें। लक्षण दिखने पर खुद को आइसोलेट करें।
लगातार हाथों को सैनिटाइज करते रहें, पालतू जानवरों से दूर रहें, अपने कपड़ों को हमेशा साफ रखें, घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। देश में कोरोना संकट के बीच मंकी पॉक्स ने अब सबकी टेंशन बढ़ा दी है। देश में ऑलरेडी 4 केसेस जो हैं वो सामने आ गए हैं। अब एक और दिल्ली में संदिग्ध मरीज जो है वो मिला है और ये माना जा रहा है कि जो लक्षण उसको हो रहे हैं वो सारे मंकी पॉक्स के हैं। मरीज को LNJP में कल भर्ती कराया गया है और अब उसके जांच के सैंपल NIV पुणे जाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में मरीज को बुखार हुआ था, लेकिन अब पूरे बदन में दाने होने लगे हैं और मरीज के जो सिम्टम्स हैं वो सारे मंकी पॉक्स के सिम्टम्स हैं। तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली में जो दूसरा केस सामने आ गया है, जो मरीज है ये गाजियाबाद का रहने वाला है और मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो 2 महीने पहले वो पेरिस होके आया था और अभी 2 हफ्ते पहले वो मुंबई से आया है। तो अब जांच की पुष्टि होगी और उसके बाद पता चलेगा क्या दिल्ली में ये दूसरे केस ने दस्तक दे दी है। धीरे धीरे देश में मंकी पॉक्स की जो दहशत है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 24 जुलाई को दिल्ली में पहला केस सामने आया था और उससे पहले 3 केस केरल में थे और अब ये दूसरे केस की संभावना जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर, सबकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और उसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। और ये साफ तौर पे कहा गया है कि अगर कोई पेशेंट बाहर से आता है तो पूरी तरीके से स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी और सारे लक्षण अगर होते हैं तो उनके लिए पूरी मॉनिटरिंग होगी। और अगर किसी मरीज को पहले से सिम्टम है तो LNJP में डायरेक्ट आइसोलेशन वार्ड में डाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली या हम देश की बात करें, हर कोई तैयार हो गया है, लेकिन मंकी पॉक्स जो है वो धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। तो कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।